में भी थे। हम लोग अभी जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो समझेंगे ये क्या है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पहुंचने से पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन हियर मींस व्हाट? वो अकाउंटिंग असम्पशन मतलब मान लेना, असम्पशन मतलब एज पर AS1 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का है, ठीक है। डिस्क्लोजर मतलब शो करना, बताना, व्यक्त करना। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। क्या क्या मतलब? अकाउंट्स बनाते समय ये 3 बातें तो माना जाता है कि है ही है, इनबिल्ड है ना। इसको डिस्क्लोज करने का दरकार नहीं है, ये माना जाएगा कि आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। AS1 पढ़ा रहे। सबसे पहला जो असम्पशन होता है वो होता है गोइंग कंसर्न, ठीक है। संस्था को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते समय, संस्था का अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते समय हम लोग यही मानेंगे कि जो उसका लाइफ है वो क्या है? अनंत है, वो एक गोइंग कंसर्न है, ठीक है ना। उसके बाद एक है कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल बेस। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, ये फॉलो होता है, बोलने का दरकार नहीं है। अगर नहीं फॉलो कर रहे इन तीनों में से कोई भी तो बताने का दरकार है, ठीक है ना। तो इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इज नॉट फॉलोड द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, इसको बोलने का दरकार नहीं होता है, डिस्क्लोज करने का दरकार नहीं। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई भी, तो फिर आपको ये बताना होगा कि अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो नहीं हुआ। अगर फॉलो हो रहा है तो बोलने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये असम्पशन है, सभी को ये फॉलो करता है, हाँ या ना। इफ फॉलो देन नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। समझ गए क्या? उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हुआ है जिससे एमसीक्यू पूछे तो आप बता पाओ। तो इसका डिस्क्लोजर क्या होता है? नहीं होता है, ये सभी कोई फॉलो करता है, तब बताना पड़ता है जब फॉलो नहीं हो रहा है। तो गोइंग कंसर्न क्या होता है? पहला टॉपिक में हम लोग मूव कर रहे हैं, आइए ध्यान देते हैं। इट मींस दैट द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यू एज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर दी फोर्सिएबल फ्यूचर। इस शब्द का मतलब क्या है? हम लोग ये मान के अकाउंटिंग करते हैं कि जो संस्था है वो अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेगा, कब तक? अनंत समय तक, ठीक है ना। मतलब इट इज अज्यूम दैट एंटरप्राइज हैज आइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। ना ही इरादा है और ना ही दरकार है कि उसको लिक्विडेट करे। लिक्विडेट मतलब बंद कर। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि बिजनेस क्या है? अनंत, हाँ या ना। इसी प्रिंसिपल के कारण, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न ही एसेट्स और लायबिलिटी को करंट और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते, क्योंकि संस्था का लाइफ क्या है? अनंत है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न के प्रिंसिपल के कारण ही एसेट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के कारण ही होता है, याद रहेगा क्या? द अनयूज्ड स्टॉक या रिसोर्सेज जो भी बच जाएगा वो सोन एज अनयूटिलाइज कॉस्ट, गोइंग कंसर्न के कारण ही। सर गोइंग देखो, अगर आपको ट्रेडिंग पीएल याद हो तो आइए थोड़ा सा फॉर्मेट, ये तो तुरंत मिट जाएगा, मिट जाने दो भविष्य। हाँ, अगर आपको याद हो, आप जब ये साइड खर्चा का होता था ट्रेडिंग पीएल में, एक्सपेंस इनकम का, सॉरी, तो आप यहाँ पे जो भी खर्चा है, जैसे ओपनिंग स्टॉक लगा हुआ है ना, खर्चा, परचेज लगा हुआ है, जो खर्चा, जो स्टॉक अनयूज रह गया तो आप क्या करते थे? इधर लिखते थे, यानी माइनस करना है, हाँ या ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनो, ये भाई साहब 50 रुपया केजी करके 100 किलो प्याज खरीदे, ठीक है, कितना हुआ? 5,000 रुपया लगा। और ये 60 रुपया केजी करके 60 केजी बेच दिए, कितना पैसा आया? 3600। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस?
सर डिफरेंस से देखिए तो 10 रुपया पर यूनिट पर केजी प्रॉफिट है, लेकिन यहां पर डिफरेंस वाइज बताओ सर आप गलत बोल रहे हैं। आया ना कि जब आप कॉस्ट 100 का लिए हैं और बेचे 60 का, तो 60 का ही कॉस्ट लीजिए ना। तो 60 का कॉस्ट कितना होता, 50 केजी, मैंने 60 केजी, 60 लिख दे क्या, 60 रुपया, दोनों में केजी लिख दिया, रुपया। एक मिनट, थोड़ा जल्दबाजी में क्या हुआ, एग्जाम्पल गड़बड़ हो गया। क्या हम बताएं आपको कि मान लो आप 50 रुपया करके 100 केजी प्याज खरीदे, तो आप कितना रुपया पे करके आए हैं, 5000। हाँ या ना। अब क्या हो रहा है, 60 रुपया केजी करके 60 केजी बेच दिए, तो आप 3600 कमाए हैं। तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? ऐसे आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, लॉस है, ठीक है ना। अरे सर आप गलत बोले, यही बोले ना, क्यों? क्योंकि आप कॉस्ट तो 100 केजी का लिए, तो यहां पर भी 100 के 60 बेचे तो 60 पे कंपेयर करिए ना, कितना होता, 600 रुपया बचता। तो ये अनयूज स्टॉक आप क्या किए, कंपेयर नहीं किए। क्यों सर, जिस साल बिकेगा उस साल कंपेयर करेंगे ना, इसको बचा रह गया है तो वही बात बोल रहा है, दिस गोइंग कंसर्न के कारण ही। अरे संस्था आज खत्म थोड़ी हो जा रहा है, नेक्स्ट ईयर भी तो कंटिन्यू होगा, इसीलिए अनयूज को कैरी फॉरवर्ड हम लोग करते हैं, यही प्रिंसिपल के कारण। समझ में आया क्या? क्लियर बच्चों? हाँ सर अब समझ में आ रहा है क्यों होता है, प्रिंसिपल में सब है। तो ये एमसीक्यू में अगर पूछा तो आप बता पाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और आप ये जो फाइनल अकाउंट वाला बात था वो भी समझ पा रहे होंगे कि अनयूज्ड स्टॉक का क्या होता है। क्यों बच्चों? आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न समझ गए, बिजनेस क्या है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? वैसे ही है, धोते जाओ, सब बनाते जाओ, गोइंग कंसर्न। इसी सिद्धांत के कारण करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे डिफरेंस किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। अनयूज्ड स्टॉक इस साल यूज नहीं हुआ, नेक्स्ट यूज होगा, कैरी फॉरवर्ड करिए, ठीक है। अगर ऐसा स्टॉक होता नहीं जो बचा गया खत्म, तब आप उसको क्या कॉस्ट ही लेते। अब आते हैं कंसिस्टेंसी। इट इज अज्यूम्ड, इसमें क्या माना जाता है, इट इज अज्यूम्ड दैट अकाउंटिंग पॉलिसी आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करते हैं, जैसे अगर आप बात करो स्टॉक को रिकॉर्ड करने का क्या मेथड है, फीफो, लीफो, वेटेड, सिंपल। तो आप एक साल फीफो मेथड यूज करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन लास्ट आउट। तो ये सब मेथड होता है, आगे आप सुनेंगे कॉस्टिंग में, ठीक है। तो आप हर साल बदल थोड़ी देंगे, तब आपका जो कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रहेगा रिपोर्ट का, समझ रहे हैं। तो ये अजम्पशन ये बोलता है कि जो मेथड आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो साल दर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी assumption, whatever the policy are selected should be followed from one accounting year to another to achieve the comparability। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? मतलब आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे, हर साल बदलेंगे तो। अरे डेप्रिसिएशन का याद करो ना मेथड, WDB और SLM में क्या अमाउंट बदल जाता था डेप्रिसिएशन का? यस, बदल जाता है दोनों में। तो इसका मतलब आप एक साल WDB फॉलो कर रहे हैं, एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड, तो प्रॉफिट में तो बदलाव आ ही जाएगा। तो आप कैसे उसको कंपेरेबिलिटी में कैसे यूनिफॉर्मिलिटी ला पाएंगे, समझ गए। तो ये अजम्पशन ये बोलता है कि अगर आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जो भी यूजर होगा वो क्या मानेगा कि नेक्स्ट ईयर भी वही फॉलो हुआ है, आया ना, ये अज्यूम किया जाता है। एंटरप्राइज कैन अडॉप्ट और चेंज, क्या बदल नहीं सकता सर? बदल सकता है। चेंज इट अकाउंटिंग पॉलिसी इफ सच चेंज सो मोर रेलिवेंट और रिलायबल अल्टरनेट्स। मतलब क्या आप परिवर्तन कर सकते हैं मेथड में? हाँ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उस परिवर्तन से आपका ज्यादा रेलिवेंट और रिलायबल ऑप्शन होगा, वो रेलेबल में भरोसे लायक। मतलब आप जो पहले SLM मेथड यूज करते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का,
अब आप चाह रहे हैं कि WDV, तो ये चेंज करने से आप क्या बताना चाह रहे हैं कि अब मेरा ट्रू प्रॉफिट और जो प्रॉफिटेबिलिटी जो रिपोर्ट आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन का या प्रॉफिट और लॉस का, वो और सही आएगा, इसलिए हम चूज कर रहे हैं चेंज। तो आप कर सकते, ठीक है, ये डिस्क्लोज करना होगा, समझ गए। अगर आप चेंज किए हैं तो फिर डिस्क्लोज करना होगा, नहीं चेंज किए हैं तो वो डिस्क्लोज करने का दरकार नहीं है। यही ना पढ़ रहे हैं भाई, आया ना, एंड बहन यही पढ़ रहे हैं ना कि सो नहीं करना है, ये अजम्पशन है। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ये सुने होंगे। देखो आप, तीन तरह का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, कैश बेस्ड, अक्रूवल और हाइब्रिड, ठीक है ना। कैश बेस्ड में क्या होता है, कैश जब रिसीव्ड होगा तो रिकॉर्ड होगा, पेड होगा तो रिकॉर्ड होगा। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या बोलता है, एज पर दिस अजम्पशन रेवेन्यू मींस इनकम का बात हो रहा है, एंड कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब दर्ज किया जाएगा, एज दे आर अर्नड और इंकर्ड। मतलब दो शब्द आप सुने, रिसीव्ड और अर्न, पेड और इनकर्ड, दोनों में फर्क है क्या? क्या इन दोनों में फर्क है? रिसीव मीन्स मिला, अर्न मीन्स कमा लिए, पेड मीन्स पे किए, इनकर्ड मीन्स उठा लिए खर्चे। जैसे भाड़ा, इस महीना का भाड़ा लग चुका है, पेड नहीं किए तो इनकर्ड तो हो गया ना, मिस्त्री लगाया है काम करने के लिए, ठीक है ना, तो भाई वो काम कर रहा है तो खर्चा तो इनकर्ड हो गया, 7 दिन 8 दिन बाद हम पे करेंगे। तो पेमेंट पे रिकॉर्ड करोगे कि इनकर्ड होने पे रिकॉर्ड करोगे, अर्न होने पे रिकॉर्ड करोगे कि रिसीव होने पे रिकॉर्ड करोगे? रिसीव होने पे, अर्न होने पे। सेल उधारी में किए, रिसीव थोड़ी हुआ है, अर्न तो हो गया है ना, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो रिकॉर्ड नहीं करते थे क्या? करते थे। तो यहां पर अर्न तो हो गया है ना, ये प्रिंसिपल ये बोलता है, ये असम्पशन ये बात कर रहा है, समझ गए क्या? तो ये बोलता है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब अर्न होगा, रिसीव होने पे नहीं, और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट जो भी है, जब इनकर्ड हुआ है, पेड होने पे नहीं, नॉट एज रिसीव और पेड। फॉर कंपनीज इट मैंडेटरी टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अक्रूवल बेस। सारे कंपनी के लिए, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करना, हाँ या ना। अब हम लोग ये 3 अकाउंटिंग असम्पशन पढ़ लिए, किसी को डाउट है क्या? सुन लिए, जो बात लिखे है वही आपको एग्जाम में घूम फिर के क्वेश्चन पूछेगा, वही आपको करना है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रिंसिपल्स पे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर इसेंशियली द जनरल डिसीजन रूल विच गवर्न, मतलब काबू करना, द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक। बेसिक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? रूल्स है, जनरल डिसीजन है, जो कि हम लोग अकाउंटिंग करने में जो एक टेक्निक डेवलप हुआ है उन सब में मदद होता है। दीज प्रिंसिपल गाइड हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। कि ये जो प्रिंसिपल जितना हम लोग सुनेंगे वो हमें क्या करता है, गाइड करता है कि कैसे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, रिपोर्ट होगा। समझ गए, हाँ या ना? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़िए। तो पहला प्रिंसिपल में आ रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग एंटिटी। मालिक और व्यापार दोनों को क्या मानते हैं? अलग अलग। ये पहला एंटिटी है, इसीलिए हम लोग जब कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, मैंने बिजनेस को अलग मानते हैं और मालिक को अलग मानते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर से क्या माना जाता है? अलग माना जाता है, डिस्टिंक्ट माना जाता है, डिफरेंट माना जाता है, हाँ या ना? मालिक और व्यापार दोनों अलग बंदे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जिसको कैपेबल है आप पैसे में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो? सर पहले ही तो पढ़े थे, तो बिगिनिंग में ही पढ़े थे हम, समझ गए। नेक्स्ट देखो, क्योंकि अकाउंट्स में बिजनेस का लाइफ क्या है, अनंत है, तो फिर आपको तो जज करना होगा ना कि वो कैसा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है कि नुकसान में। तो अकाउंटिंग लाइफ को क्या किया जाता है, बिजनेस के लाइफ को एक इंटरवल में ब्रेक किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। दैट इंटरवल इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। समझ गए क्या? इसी को पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अरे भाई, बिजनेस का लाइफ अनंत,
तो तुम क्या अभी कैसे बोल सकते हैं सर प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा? आप देखेंगे ना 20 साल बाद 30, ऐसा थोड़ी होता है। हर साल आप जज करेंगे ना, तो वो जो इंटरवल 1 साल का बनाते हैं उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल। वही 12 महीना वाला जो बात है। तो ये क्या करता है, नोट में जो लिखा हुआ है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू कैन बी डन। वो जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करते हैं वो यही प्रिंसिपल के कारण करते हैं। देखते हैं क्या, आप एसेट्स को क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लेते हैं, लेकिन उसका पार्ट जितना इस साल का है और इस साल का कितना है, डेप्रिशिएशन है। यस और नो? याद करिए कि अगर कोई लाइफ है, जैसे कोई एसेट से 1 लाख का, उसका 10 साल का जीवन है, तो पर ईयर 10,000 खत्म होगा, हाँ या ना? डेप्रिशिएशन में ऐसा सुने होंगे। अगर कोई एसेट्स है 1 लाख का और उसका लाइफ है 10 ईयर, तो हर साल वो 10,000 घटेगा, डिवाइड कर दिए 10 से, तो पता चल गया। यानी हर साल आप एक ही साल 1 लाख कॉस्ट मान लेंगे? नहीं ना, हर साल का जितना है वो। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ या ना बच्चों? समझ में आया क्या? इतना आप पहले देख लीजिए, कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। होते हैं वैसे हम लोग को स्टैंडर्ड अपना रखना पड़ता है। आइए टॉपिक में मूव करते हैं। हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? पीरियड तक। अब आ रहे हैं हम लोग किसका, नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज मीन्स ऑफ कन्वेनिंग एंड नॉट कंसीलिंग। मतलब आपको व्यक्त करने वाला बनाना है, ना कि छुपाने वाला। अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऐसा बनना चाहिए जो बातों को व्यक्त करे, ना कि छुपाए। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। अब आते हैं मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल इसी का उल्टा है थोड़ा थोड़ा। ये बोलता है कि जो रेलिवेंट आइटम है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को दिखाना चाहिए। अब मटेरियल इंफॉर्मेशन, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियलिटी मींस इंपॉर्टेंट, जिसके होने या ना होने से सामने वाला का डिसीजन बदल जाएगा, वो फैक्ट दिखाना जरूरी है। ठीक है, ऑल रेलिवेंट आइटम दैट इज द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। मतलब कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिसके होने या ना होने से सामने वाला का डिसीजन बदल जाएगा, तो वो बताना जरूरी है। मैटेरियल प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये ऊपर वाले का एक एक्सेप्शन है। ठीक है ना, यहां पर क्या बोल रहा है, रेलिवेंट आइटम दिखाइए, और वहां पर फुल डिस्क्लोजर का बात हो रहा था। ठीक है, द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट ऑल फैक्ट नेसेसरी टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट are not misleading must be disclosed, whereas materiality principle required that the item or event having insignificant economic effect or not being relevant to the user need not to be disclosed। जो relevant नहीं है, insignificant impact है, वो disclose। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के conflict में। वेरी 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 कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, और प्रूडेंस बोल सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट जो बनाते हैं, ठीक है, हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मान लो इस बैच में 50 बच्चे, ठीक है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं तुम लोग आगे जाके तुम 50 कम से कम, एक रिक्वेस्ट है, अपने 3 दोस्तों को बोलिए, तो 150 का बैच बन जाएगा, हाँ या ना? अब हम अभी से यस मुर्गा फंस गया, 150 बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे, इनकम का प्रोविजन बना लेते हैं, लेकिन क्या ये सही है? नेक्स्ट ईयर हम कितना कमाएंगे? 150 के हिसाब से सजा लिए सपना। प्रदीप सर उधर वादा कर दिया वाइफ से कि सुनिए ना, आपको 9 लाख दिलवा देंगे इस बार। अजय सर बहुत मेहनत से परफॉर्म किए क्लास में, आप तो डबल हो, ट्रिपल हो जाएगा। रिक्वेस्ट की है कि आप अपने 3 दोस्तों को बोलिए, प्रोविजन बना लिया अभी से, ठीक है, जा फुस। बच्चे पीठ पीछे क्या बोल रहे पता ही नहीं। लेकिन मान लो ये तो एक हो गया कि आप इनकम को पहले से ही डिसाइड करके अपना सपना सजा रहे। अभी 50 बच्चे हैं, मेरे को लग रहा है कि इसमें से ये 5 बच्चे पैसा नहीं देंगे, गैंग ही पूरा।
तो मेरे को डाउट लग रहा है, अरे पढ़ा रहे इस इंडस्ट्री में है तो पता है ना बैड डेब्ट तो होता है, तो प्रोविजन क्या मेरे को लग रहा हो सकता है नुकसान, तो हम अभी उसको दिखा सकते हैं। देखो ये इस प्रिंसिपल में क्या बोलता है, एज पर दिस प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर प्रोबेबल लॉसेस। मतलब ना एंटिसिपेट मतलब जो हो सकता है, आपको लग रहा है नुकसान हो सकता है, आने होने वाला है नुकसान, तो आप अभी से उसके लिए प्रोविजनिंग कर सकते हैं। समझ गए, इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं। ठीक है, कि आप अगर इन अदर वर्ड आसान शब्द में बोलो तो आप ऐसा ना हो कि एक्सपेंस और लॉस को आप अंडर वैल्यू करके रखे और एसेट्स को ओवर वैल्यू करके रखे, इनकम को ओवर वैल्यू करके रखे। तो इन अदर वर्ड इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, डाउट है कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से, तो शुड बी रिकॉर्डेड इन सच ए मैनर कि प्रॉफिट और एसेट्स को आप ओवर नहीं दिखाएंगे और लॉस और लायबिलिटी को अंडर नहीं दिखाएंगे। मेरे को लग रहा है गैंग उड़ाएगा पैसा, तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बना के रखेंगे। क्रिस बाबू पैसा आ जाएगा ना? हाँ सर बोल रहा, हंस रहा है देख। और तुम्हारे चुन्नू मुन्नू दोस्त लोग जो है वो उन लोगों का गारंटी नहीं है। समझ गए? एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो क्यों लेते हैं? इसी प्रिंसिपल के कारण। समझ गए क्या बच्चों? अब आप अपने एमसीक्यू में मूव करिए। जो क्वेश्चन नंबर था हम स्क्रीन पे नहीं ले रहे हैं, बुक से आप देख लीजिए, थोड़ी देर में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा आंसर। अरे आप लोग तो तेज निकले, हाँ या ना? सर आप जो यहां लिखे वही एमसीक्यू कैसे बन रहा है? मैजिक है। आगे बढ़े, ऐसे छोटा मोटा मैजिक हम दिखाते रहते हैं, जादूगर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और रिदम है, 150 बच्चों का लक्ष्य रखा जाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? देखो जो एसेट्स रिकॉर्ड होता है, हिस्टोरिकल में पास्ट का बात हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एट द टाइम ऑफ इट एक्विजिशन। मतलब एसेट्स किस पे रिकॉर्ड होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे, हाँ या ना? मैचिंग प्रिंसिपल 36 में 36 गुण मिल जाएगा, वही यहीं पे पढ़ाने वाले हैं, सुने है ना? वो शादी का बात, तो ये अकाउंट पढ़ रहे हो, शादी का बात पढ़ रहे हो, बहुत इसको जल्दी है। आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन दैट पीरियड। देखना आप क्या करते हैं, प्रीपेड को क्यों लेस करते हैं? क्योंकि वो इस साल का नहीं है। आउटस्टैंडिंग को क्यों लेते हैं? क्योंकि इस साल का है, वेदर पेड और नॉट। याद आ रहा है? तो ये यही प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल, कि इस साल के खर्चा को इस साल के इनकम के साथ मैच करेंगे, हाँ या ना? तो देखो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है एंड प्रीपेड लेस होता है। ये यही प्रिंसिपल है जो हम लोग को मदद करता है। अच्छा सर आप इतना दिन से जो पढ़ाते थे, प्रिंसिपल देख देख के पढ़ाते थे, अब हम लोग समझ गए, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूलिटी प्रिंसिपल, एज द नेम इंप्लाइज, नाम ही बोल रहा है, ड्यूअल, डबल एंट्री सिस्टम। द एंट्री मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, वन डेबिट अनदर क्रेडिट। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूलिटी। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या है, अब ये लगभग खत्म होने के कगार पे है। अब इतना जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो एक बार एमसीक्यू ले लेते हैं आपके उससे। आपको पहले 2 मिनट दिए, पहले आप खुद से कर लो, जितना बताया उससे एमसीक्यू कितना आपसे हो रहा है, जो जो बच जाएगा फिर आगे हम बताते चले जाएंगे। चलिए तो आगे हम लोग प्रिंसिपल में बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या है? इट रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement. Policies क्या होता है? It refers to specific accounting principle and method जो आप अप्लाई करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने और प्रेजेंट करने में। जैसे कि एक सर एग्जांपल से समझिए, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या क्या आया? डेप्रिसिएशन आया, डिप्लेशन, अमाउंटेशन, डेप्रिसिएशन का ही बात हो रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा कम आपको समझ में आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में इतना
नहीं। तो ये सारा वर्ड है, एक बार एग्जांपल में देख लीजिए। ठीक है, मेजर कंसिडरेशन इन दी सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या बात पे ध्यान रखते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिए, रिटर्न नहीं है ना, एमसीक्यू है, सी होता तो वहां पे काम आता। मेजर कंसिडर मतलब आप जब अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे तो क्या चीज पे ध्यान दिया जाता है, तो दो है, प्राइमरी और मेजर। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन, इट शुड बी प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इन सच ए वे सो दैट दे प्रेजेंट फेयर एंड ट्रू व्यू स्टेटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब प्राइमरी कंसिडरेशन आपका ये होना चाहिए, जो पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हैं इससे फेयर और ट्रू व्यू दिखाए। मतलब जो भी आप पॉलिसी, इतना सारा पॉलिसीज बताया हुआ है और भी इत्यादि, ये तो कुछ एग्जाम्पल। तो जो भी आप पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसका मूल मकसद क्या होगा कि उससे आपका, जैसे डेप्रिसिएशन में कई मेथड है, तो वो मेथड आप क्यों पिक कर रहे हैं, तो उसका प्राइमरी उद्देश्य ये होना चाहिए उससे और मेरा सही पिक्चर पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और एसेट्स के वैल्यू का। देन मेजर प्रूडेंस, समझ गए, प्रूडेंस ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कंजर्वेटिज्म वाला वर्ड में, कि आप क्या करेंगे, लॉसेस को, प्रॉफिट एंटिसिपेटेड नहीं भाई, लॉस अगर हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, तो उसको प्री रिकॉर्ड करना है, उसको दर्जा देना है, मतलब इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि एक्सपेंस लॉस अंडर ना हो जाए और एसेट्स इनकम ओवर ना हो जाए। स्टेटमेंट ओवर सब्सटेंस, स्टेटमेंट ओवर सब्सटेंस मतलब भाई कागज से ज्यादा रियलिटी पे वैल्यू दीजिए। नहीं समझ में आया सर, एग्जांपल से समझ में आ जाए। जब हम लोग हायर परचेज कोई सामान करते हैं अब, तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, एट द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट। लेकिन ओनर आप है कि नहीं, हाँ है। जब आप सामान कोई खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो ओनरशिप भले आपको अंत में ट्रांसफर होगा कागज पे, लेकिन रियल में तो ओनर आप है ना, इंस्टॉलमेंट तो देते जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब कागज से ज्यादा ओरिजिनल बातों पे ध्यान दीजिए। ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस with their substance and financial reality and not merely with their legal हायर परचेज। लीज भी बोल सकते हैं, कई साल के लीज बोली है, तो आप तो ओनर नहीं है लीज वाले, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा दिखाएंगे उसको, ठीक है ना, आया ना। और तीसरा क्या है, मैटेरियलिटी, मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके होने या ना होने से सामने वाला का डिसीजन बनेंगे, वो मैटेरियलिटी आप देख के। ठीक है बच्चों, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें AS1 में ऑल सिग्निफिकेंट, जो ऊपर आप अकाउंटिंग पॉलिसी बताए ना, ये सारा ये क्या बोलता है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड, जो भी आप पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं वो क्या करेंगे, आप डिस्क्लोज करेंगे। इट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट नॉर्मली डिस्क्लोज एंड नॉर्मली डिस्क्लोज इन वन। क्या बताया, जो भी पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हो वो कहाँ डिस्क्लोजर में रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट की वो दिखाएंगे और एक जगह पे रहता है। क्या चीज नहीं रहता है, तो वो 3 फंडामेंटल असम्पशन है, वो नहीं फॉलो होता है तब होता है, ठीक है ना, वो लिखने का दरकार नहीं होता। इस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी परमिटेड, द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिकमेंडेड ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। क्या चेंज कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी में बता रहे थे, क्या चेंज कर सकते हैं, याद करो, कर सकते हैं अगर उससे और रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन वो देगा तो बोल रहा है क्या चेंज कर सकते हैं, ओनली अगर ये दो बात देख रहे हैं, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ स्टेट, मतलब लॉ फॉर कंप्लायंस विद NAS, मतलब आप जो पहले मेथड यूज कर रहे थे, जैसे हम क्या बताए, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। अब मान लो तुम पार्टनरशिप था, तुम कैश बेस या सोल प्रोप्राइटर था, कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था, अब कंपनी में कन्वर्ट हुआ, तो अब पॉलिसी अडॉप्ट करना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये तो लॉ द्वारा, AS द्वारा अनिवार्य है ना। एंड चेंज शुड रिजल्ट मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंसेस, और उस चेंज से आपका क्या होगा, मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। चेंज शुड बी मेड रेट्रोस्पेक्टिव, मींस बैकडेट्स, मतलब जैसे मान ले तुम डेप्रिसिएशन पिछले 10 साल से WDV मेथड कर या स्ट्रेट लाइन बैच, आज तुम डिसाइड किया है, तो एक बात समझो,
अगर तुम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा होगा तो हर साल पीएल में डेप्रिसिएशन दिखाता होगा कुछ अमाउंट, इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आज तुम मान लो 5 साल हो गया, 10 नहीं 5 साल बाद तुम लग रहा है कि पहले WDB फॉलो कर रहा था या SLM, जो भी है WDB, अब मेरे को SLM फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अब जब आप SLM फॉलो करेंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट में परिवर्तन आ जाएगा। तो इतना साल से अगर मान लो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आप कम दिखाए थे, तो पिछला 5 साल से वो चेंज करना होगा। मतलब आप ये पूरा देख लेंगे, मतलब समझ लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप ओल्ड मेथड और न्यू जो अडॉप्ट कर रहे हैं निकाल लेंगे। एक में आ रहा है 1000, 100 मैंने 100, इधर आ रहा है हर साल 100, ठीक है। इधर आ रहा है मान लो उल्टा कर दिए 200 और फिर 150, ऐसे ही लिख रहे हैं हम, रैंडमली कुछ भी लिख देगा 100, फिर इधर 1 2 3 4 5, उधर 100 के बाद 50, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे ही लिख दी। तो देख इधर अगर आप देखो, इधर आप 130 कर दो, ऐसे ही लिख रहे हैं बच्चों, हाँ 100 कर दो, इधर 75 कर दो, ऐसे ही लिख दी। तो इधर टोटल कितना हो रहा है, टोटल नहीं, माथा पर्ची नहीं करे हम, सीधा देख लो। मान लो इधर टोटल, मान लो हम नहीं टोटल करें, मान लो टोटल डेप्रिसिएशन इस मेथड में आ रहा है 400, इस मेथड में आ रहा है 300, तो इसका मतलब आप 100 ओवर डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखे हैं। इसका मतलब इस साल जब आप चेंज करेंगे तो प्रॉफिट को 100 रुपया से बढ़ा देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर 4 ईयर आप क्या किए, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किए, उसके कारण प्रॉफिट घटा हुआ। सर उल्टा हो जाता तो इसका मतलब कम चार्ज किए, तो फिर इस साइड लिख देते अंडर और ओवर। ये चीज डेप्रिसिएशन में हम लोग कवर करेंगे। ये वही बताना चाह रहे हैं कि चेंज अगर अडॉप्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बैक डेट से। समझ गए बच्चों। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टॉपिक देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, स्टार्ट किया जाए। The going concern assumption allowed the accountant to classify the expenditure and received as capital or revenue and deferred revenue, ठीक है ना। ये deferred revenue expenditure क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो आपको आइडिया है, ठीक है ना। जो रोजमर्रा के बिजनेस के ट्रांजेक्शन में होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, तो वो आप क्या मानते हैं, और रेवेन्यू, और जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है एसेट वैसेट, जो क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो समझना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग चालू करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहले मीनिंग, कैपिटल का इधर दिया हुआ है, रेवेन्यू का मीनिंग क्या है देखो, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड। ये 3 बात बोला हुआ है, इन 3 में से कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही ईजी है, टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड एसेट्स, ठीक है, कोई एसेट्स को खरीदने में या एग्जिस्टेंस में लाने में, यानी बनाना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर, कोई भी इस तरह का है, मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट जो है आने वाला है आपको वो। फिर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी जिससे बढ़ता है। जैसे सेंटर का रूम है, अब इसको हम रिपेयर कराए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन रिपेयर कराया परंतु इसमें क्या बैठने का कैपेसिटी बढ़ गया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया ना। गाड़ी रिपेयर करा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाड़ी में आप सीएनजी किट लगवा लिए तो उससे क्या होगा, उसका फ्यूल इफिशियंसी बढ़ गया, तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझिए, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगा उससे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। ये सेंटर रिपेयर कर रहा है, रेवेन्यू नेचर, सेंटर रिपेयर करके एक रूम एक्स्ट्रा करवा लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेंटेन द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बाहर हो रहा है, या टू कैरी आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो खर्चा आप उठाते हैं वो क्या होता है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सब ऑपरेटिंग और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होता है, यस और नो? ठीक है, इट नॉर्मली इज बेनिफिट बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या है, इट नॉर्मली डज नॉट यील्ड बेनिफिट बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही इसका बेनिफिट हो जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या करता है पहले से पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और रेवेन्यू को इनकम स्टेटमेंट में यानी ट्रेडिंग पीरियड में, इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग पीरियड। इट इज डेबिटेड टू द रेस्पेक्टिव एसेट्स, भाई डेबिट करेंगे जब भी बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे रेस्पेक्टिव एसेट, और अपीयर होगा एसेट साइड में बैलेंस शीट के, हाँ या ना? और ये क्या होता है, डेबिट होगा रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, रेस्पेक्टिव मतलब जो एक्सपेंस उसके अकाउंट में डेबिट होगा, और अपीयर कहां करेगा, इन इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग पीएल मतलब बोले तो इनकम स्टेटमेंट। सर ट्रेडिंग पीएल डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट है तो पीएल। यस सर, एग्जांपल दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और रेवेन्यू का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस, ठीक है, वेजेस जो भी दो। अब आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल समझ गए, रेवेन्यू समझ गए, अब हम लोग समझ रहे हैं डिफर्ड रेवेन्यू। तो मीनिंग एज पर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, deferred revenue expenditure is the expenditure for which payment has been made or liability has been incurred। या तो पेमेंट कर दी या तो liability incurred कर दी, मतलब incurred हो चुका है भाई, but which is carried forward on the presumption that it will be benefit over a subsequent period। मतलब आप खर्चा किए हैं लेकिन वो खर्चा आपको बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड देगा। सर तो कैपिटल वन डेफर्ड क्यों है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन क्योंकि उसका बेनिफिट कंटिन्यू होगा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में, इसलिए उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जांपल, हेवी एडवर्टाइजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट विल बेनिफिट ओवर अ नेक्स्ट 3 to 5 ईयर। हम जो भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उस एक्ट का इंपैक्ट 3 से 5 साल रहेगा, तो फिर आप वो पूरा खर्चा एक अकाउंटिंग में दिखाएंगे कि 3, 4, 5 साल तक टानेंगे, तो उसी को बोलता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होता है इसका कैपिटल जैसा ही। द एक्सपेंडिचर अपीयर इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड जितना जितना जिस साल का उतना उतना राइट ऑफ करते हैं पीएल में लेके, हाँ या ना? समझ गए क्या मतलब? ये बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट एसेट साइड में चला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के जो भी है, और 5 लाख की हर साल का 50,000, तो आने वाला 10 साल तक थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाएंगे, हाँ या ना? अब रेवेन्यू रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव्ड क्या? कैपिटल रिसीव्ड रेफर्स टू द रिसीव्ड नॉट रेवेन्यू इन नेचर, क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल एसेट वैसेट सट्टा के आपको जो रिसीव्ड हो रहा है वो कैपिटल रिसीव्ड होता है, ठीक है ना? रेफर्स टू दोज रिसीव्ड व्हिच आर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अरे सेल्स जो होता है वो, और क्रेडिटेड टू रेस्पेक्टिव, ठीक है, ये नोट्स देख लीजिएगा। अब आते हैं फिर से वापस किस पे, MCQ। अब देखो हम लोग इतना जो देर से जो पढ़ रहे थे, कहां से प्रिंसिपल चालू हो रहा है, टॉपिक कहां से चालू हो रहा है, प्रिंसिपल वाला यहां से 4 से ना, 4 नंबर। बताइए आंसर क्या हो? डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, बताइए क्या होगा, मैचिंग बोल दिए थे। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल मनी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर कंजर्वेटिव। नेक्स्ट आ रहा है ना बच्चों, खुद से हो रहा है, कर लिए थे क्या? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट किसके कारण होता है, वो इनकम, सर हुआ है खुद से। आगे बढ़ो, देखो ओमिशन ऑफ पैसा, जो पैसा को हम लोग राउंड फिगर करते हैं, वो कौन सा बात हुआ, मैटरनिटी वाला बात हुआ। देखिए क्या है, यही है क्या? फिर क्या है, पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग, कौन सा होगा, सी ना? तो ये सब आप देख लिए थे, कर लेंगे। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले बात में, कौन सा है ये, है क्या 13 नंबर,
₹5,000 इंकर्ड किया अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर का, 128 GB रैम से। बताइए क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा एसेट्स का। तो एंट्रेंस फी, अब ये उससे रिलेटेड हो गया, एनटीओ से रिलेटेड। एंट्रेंस फी 20,000 रिसीव बाय अ क्लब इन इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ये हर बार थोड़ी लेंगे, एक ही बार होता है। लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसीप्ट है भाई, एक्सपेंडिचर थोड़ी है, रिसीव हो रहा है, हद है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन सा होगा? फॉर रीसेल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों बच्चों? कर लिए थे। इंपोर्ट ड्यूटी बताइए क्या है? अरे रेवेन्यू है। एक बार देख ले, डेफर्ड का कोई एग्जांपल दिख रहा है क्या? आप लोग को मिल गया तो बताओ। पहले करो, जितना हो पा रहा करो 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 करो, फिर डाउट पूछो, जल्दी जल्दी टिक मारिए। कितना है? आगे जो जो चैप्टर हम लोग कर लिए सब हो चुका है आपका, ठीक है? सॉल्व करना चालू करो।